नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येश्वर तोमर मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी से। आज हम बात करेंगे 498 ए की पूरी डिटेल के बारे में। ये 498 ए क्या होता है, ये कब कब इसमें किस किस को आरोपी बनाया जा सकता है, किसको इसमें आरोपी नहीं बनाया जा सकता है, इसके अलावा इसमें क्या सज़ा है, और 498 ए आईपीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लेटेस्ट लॉ क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 498 ए आईपीसी हमारे भारतीय दंड संहिता में कब जोड़ी गई थी। 498 ए आईपीसी 1983 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। इसको जोड़ने का मुख्य कारण था उस समय होने वाली बहुत सारी दहेज मृत्यु। तब यह विचार किया गया कि इन दहेज मृत्यु को रोकने के लिए हमारी आईपीसी में कोई ऐसा प्रोविज़न बनाया जाए जिससे महिलाओं को उनके पति और उनके संबंधियों द्वारा प्रताड़ित न किया जा सके, जिससे उनकी दहेज मृत्यु पर रोकथाम लग सके। तब 1983 में 498 ए आईपीसी जोड़ी गई थी। इसमें 3 साल की सज़ा तक का प्रोविज़न है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रोविज़न है। सबसे पहले बात करते हैं 498 ए आईपीसी क्या होती है। किसी स्त्री के पति या पति के संबंधियों द्वारा उस महिला से क्रूरता, यहाँ पर क्रूरता के बारे में ये कहा गया है अगर उसका पति या उसके संबंधी उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा उससे कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति जैसे कोई संपत्ति या कोई धन, कोई भी ऐसी चीज़ की डिमांड करेंगे और उसके लिए उसे प्रताड़ित करेंगे या उसके किसी संबंधी को प्रताड़ित करेंगे, तो यहाँ पर 498 ए आईपीसी की धारा लगेगी। इसके अलावा 498 ए आईपीसी के लिए कौन कंप्लेंट कर सकता है। 2009 का सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। 498 ए आईपीसी की रिपोर्ट खुद पीड़ित महिला या उसके पिता द्वारा भी की जा सकती है। वो परिवाद भी कर सकते हैं और वो कंप्लेंट भी कर सकते हैं थाने में। केस लॉ है 2009 का सुप्रीम कोर्ट का। 498 ए आईपीसी में कभी भी किसी पति की महिला मित्र को आरोपित नहीं किया जा सकता है। यू सिवेथा बनाम स्टेट। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक केस लॉ है। अगर पति रात को लेट आता है, वो शराब पीता है, महिला का कहना नहीं मानता है, तो इसे क्रूरता में नहीं मान सकते। 498 आईपीसी को कई बार असंवैधानिक घोषित करने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि इसकी बहुत सारे दुरुपयोग की संभावना है। फिर भी 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने सतीश कुमार बात्रा बनाम हरियाणा सरकार के केस में कहा है कि इस 498 आईपीसी की दुरुपयोग की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, परंतु फिर भी इसको असंवैधानिक घोषित करने का यह कोई आधार नहीं है। इसे असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस लॉ है 2022 का इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ब्रिजेश कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा गया है अगर घटना के 7 वर्ष से पहले दोनों पक्षकारों की शादी हुई है तो 498 ए आईपीसी और 304 बी का अपराध नहीं बनता है। इम्पोर्टेंट केस लॉ है पी शिव कुमार बनाम स्टेट सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर शादी को अमान्य घोषित कर दिया जाए तो इसके बाद 498 ए आईपीसी के अंतर्गत दोष सिद्धि भी नहीं की जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ 21/8/2023 को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा एक केस लॉ दिया गया है, जिसके जज थे शुभेंदु सावंत। इस केस लॉ में कहा गया है 498 ए आईपीसी का दुरुपयोग कानूनी आतंकवाद को उजागर करता है। ये केस लॉ क्या था, इसमें हाई कोर्ट द्वारा 2 आपराधिक मामलों को समाप्त कर दिया गया था। महिला के मेडिकल एविडेंस और महिला की गवाही और उसके और परिवार के लोगों की गवाही आपस में मेल नहीं खा रही थी, सब में आपस में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन था। तो इस बात के ऊपर एक इतनी बड़ी टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा की गई है। अब एक सबसे आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी आपके खिलाफ 498 ए आईपीसी में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सभी लोग तुरंत अपनी बेल कराने के लिए कोर्ट की तरफ दौड़ते हैं, वकील से मिलते हैं और अपनी 498 ए आईपीसी में एंटीसिपेटरी बेल करा लेते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है 498 ए आईपीसी में अपनी सभी लोग बेल मत कराओ। अगर आपके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है
जिससे यह साबित होता है कि इस सारे मामले में ये सभी लोग आरोपी नहीं हैं या आपने किसी भी तरह की ऐसी कोई डिमांड नहीं की है, तो सबसे पहले जाकर पुलिस से मिलिए। अगर आप कोई ऐसा एविडेंस देंगे तो उसके बाद पुलिस आपका नाम इस मुकदमे में से निकाल देगी। और अगर आपने इस मुकदमे में जमानत करा ली तो उसके बाद जो जो लोग जमानत करा लेंगे वो सभी लोग मुकदमे में मुलजिम बनने की पूरी संभावना रहेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग सबसे पहले अपनी बेल मत कराएं। जितने भी एविडेंस आपके पास हैं, एविडेंस किस तरह के, जैसे अगर आप अपने माता पिता से अलग रह रहे हैं, कोई सेपरेट का कोई आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट हो ऐसा, या आपके पास कोई भी किरायानामा है ऐसा, या कोई भी और ऐसा एविडेंस, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देंगे तो शायद इस मुकदमे से आप सभी लोगों का नाम निकल जाएगा, इस मुकदमे में एफआईआर चली जाएगी। तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मुकदमे में कभी भी एकदम से जमानत ना कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।